नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि खाने के तेल की कीमतों पर एक बार फिर से छापेमारी शुरू हो गई है। पहले भी हुई थी, लेकिन अभी हमें खबर मिली है कि इसको लेकर के एक बार फिर से छापेमारी शुरू हुई है और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में केंद्रीय टीमों की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि खाने के तेल से जुड़ी जमाखोरी रोकने के लिए कदम उठाया जा रहा है और थोक विक्रेता, स्टॉकिस्ट, खुदरा दुकानदार, रिफाइनर्स पर यह छापेमारी हो रही है। इसको लेकर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरीश, बताइए क्या डिटेल जानकारी। मृत्युंजय, हमारे पास जो जानकारी उसके अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 जगहों पर लगातार छापेमारी जारी है, जो कि आज दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी। इसके अलावा रैंडम छापेमारी बाकी जो 4 राज्य हैं वहां भी शुरू होगी। कुल मिला के सरकार का ये कहना है कि जो हमने अभी तक स्टेप्स लिए थे उसको पास ऑन करना जरूरी है। ग्राहकों को वो लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसी शिकायतें कई बार हमने भी इनपुट सरकार को दिया था और जो शिकायतों का पोर्टल सरकार ने अपने तरफ से बनाया था उस पर भी लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि जो आप कह रहे हैं और जो ग्राउंड में रियलिटी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप कह रहे हैं कि 15 से 18 रुपए दाम कम हुए और ग्राउंड पे जो हमको दिख रहा है वो 2 से 3 रुपए का ही फर्क दिख रहा है। तो ऐसे में इन चीजों की जांच करने के सरकार ने, आपको याद होगा, पिछले महीने मतलब अप्रैल के महीने में भी 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार छापेमारी की थी। उसके बाद लगभग 13 रुपए सरकार का दावा था कि दाम कम हुए थे। उसके बाद सरकार ने अभी जो एडिबल ऑयल पे ड्यूटी घटाई है, उसके बाद अब वो चाहती है कि सरकार पिछली जो जमाखोरी है और अभी जो पास ऑन की गई ड्यूटी, इन सबका लाभ आधार का, उस पर लगातार ये शिकायतें मिल रही थी। तो इन 8 राज्यों के अलावा देश के बाकी हिस्सों से भी लगातार शिकायतें राज्य सरकार को मिल रही है, केंद्र सरकार को मिल रही है और संभव है कि बाकी राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाई हो। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इन 4 राज्यों में अभी तक छापेमारी चल रही है, जिसमें कि स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, होलसेलर्स हैं। इनमें तेल के बड़े जो रिटेलर्स हैं, जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उनके साथ साथ जो तिलहन के बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उन पर भी चल रही है छापेमारी और उनसे कहा गया है कि आप जो पोर्टल पे अभी तक एंट्री की है, उसके बाद अभी तक कोई एंट्री मत कीजिए। अगली एंट्री आप तब करेंगे जब आपसे हम आपका स्टॉक का अपडेट ले लेंगे तब। तो कुल मिला के सरकार लगातार इस बात को लेकर एक्शन में है कि खाने के तेल का दाम कम होना चाहिए और जो कमी सरकार की तरफ से हुई है, जो राहत सरकार की तरफ से दी गई है, वो आम आदमी को पास ऑन होनी चाहिए। जी, ठीक बात है। तो अमरीश, जो भी आपने बताया कि एमपी में, गुजरात में, राजस्थान में ये चल रही है छापेमारी, तो क्या ये अभी कुछ और बढ़ने वाली है? इसका दायरा कुछ और बढ़ेगा? कुछ और जगहों पर अगले 1-2 दिनों में छापेमारी होने वाली है? सरकार के सूत्रों से जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार अभी तो फिलहाल उन 8 राज्यों में जिनमें पिछली बार अप्रैल में छापेमारी शुरू हुई थी, उन सभी राज्यों पर अभी फिर से छापेमारी शुरू होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन वहीं पे देखा जा रहा है इस तरह का, चाहे वो रिटेलर्स की तरफ से हो, चाहे वो होलसेलर की तरफ से हो। इसके अलावा बाकी, क्योंकि कंप्लेंट पोर्टल पे बाकी पूरे देश से इस तरह के इनपुट है कि कस्टमर को पास ऑन नहीं हो रहा है। कई बार एमआरपी पे जो चेंजेस है वो नहीं हुए हैं और आम आदमी को जो तेल है वो उसी रेट पे मिल रहा है जिस तरह से पहले मिल रहा था। उसको देखते हुए सरकार इसका दायरा बढ़ा सकती है, बाकी राज्यों में भी छापेमारी शुरू हो सकती है जल्दी। जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी ये कंटिन्यू रह सकता है ये एक्शन, और ताकि खाने के तेल की कीमतें कम हो, इसको लेकर के तेज कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका ये डिटेल जानकारी देने के लिए, और आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक तो ये खबर हो गई जो अमरीश ने बताई। दूसरी खबर ये है कि अभी भी खबर आई है कि अब इंडोनेशिया से जल्द पाम तेल का एक्सपोर्ट शुरू हो सकता है। बैन तो हट गया 23 मई को, लेकिन बैन हटने के बाद भी कई तरह की कागजी कार्रवाई होती है, उसमें बहुत डिले होता है। लेकिन अब वहां के ट्रेड मिनिस्टर ने यह कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी करें और 1 जून से यह कहा जा रहा है कि वहां से एक्सपोर्ट और मतलब ग्राउंड पे शुरू हो जाएगा, सिर्फ कागज पे नहीं, एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो एक्सपोर्ट होना शुरू होगा। अब यहां पर छापेमारी चल रही है। 40 लाख टन ड्यूटी फ्री सोया तेल और सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। तो तेलों पर एक्शन बहुत ज्यादा है। तो क्या अब ये माना जाए कि जल्द से जल्द दाम कम होने लगेंगे? कितनी सप्लाई बढ़ेगी, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं रुचि सोया के वीपी आशीष आचार्य। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा ये बताएं कि 2 खबर इस पर अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं, 2 खबरों पे, एक तो छापेमारी चल रही है जहां से आप आते हैं वहां पर भी, एमपी में भी, गुजरात में भी, राजस्थान में भी। पहले इसी खबर पर आपका कमेंट सर, क्या वाकई होर्डिंग हो रही है क्या ग्राउंड पे? नमस्कार, धन्यवाद मुझको इनवाइट करने के लिए जी बिजनेस का। सरकार इस बार काफी सख्त है और एक हद तक वो
काफी कंट्रोल करने की स्थिति में है, जहां पे होल्डिंग का जो एक वर्ड है वो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा होल्डिंग हो रही है। जिस हिसाब से सरकारी मशीनरी पूरी एक्टिवेट हो चुकी है, उससे काफी रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर काफी कम से कम मटेरियल रखा जा रहा है। और ये बात सच है कि उसके कारण सप्लाई चेन की जो स्मूथ बनी हुई है, लेकिन डाउन द लाइन जो पोर्ट पे जाती है, अभी अपना ऑफिसर क्रशिंग के, तो पोर्ट पे डिमांड जाती है, वो डिमांड उतनी जा नहीं रही। नहीं, ये होल्डिंग, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अप्रैल में भी छापेमारी हुई थी, ये कितना बड़ा मसला है सर, होर्डिंग, जमाखोरी तेलों की? अभी इस भाव में तो जमाखोरी तो काफी खत्म है, नहीं के बराबर है, क्योंकि कहूंगा कि आगे के भाव काफी नीचे हैं। लोकल की सप्लाई मस्टर्ड की भी बनी हुई है, तो माल की अवेलेबिलिटी स्मूथ है। तो जो भी रखना चाहता है, भी तेल के भाव आप देखेंगे पिछले 6-8 महीने में ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए हैं। तो जो भी होल्डिंग रखता है या करना चाहता है, वो अभी स्थिति में नहीं है कि ज्यादा होल्डिंग कर पाए या रख पाए। अच्छा, ठीक है। अब अभी एक खबर आई है कि इंडोनेशिया से 1 जून से पाम तेल का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो अगर 1 जून से शुरू होता है तो जून के महीने में हम कितना इंपोर्ट कर लेंगे वहां से? देखिए, वहां पे सारे स्टोरेज जो भरे हुए हैं, और इंडोनेशिया की जो अप एंड डाउन की पॉलिसी है, फाइनली अब लिख रहा है कि हमको एक लाइट दिखाई दे रही है सप्लाई की, जो बहुत जरूरी थी। क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर के समय जो एक करीब 6 मिलियन सनफ्लावर ऑयल आता था पूरे वर्ल्ड में, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बहुत कम आ रहा है। जो रिक्वायरमेंट थी फीड करने की, नॉट ओनली इंडिया बट सभी पूरे वर्ल्ड में, वो सभी आंखें इंडोनेशिया में और मलेशिया पे लगी हुई थी। अब कहीं जाके इंडोनेशिया ने लोकल प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, और काफी पिछले 5-7 दिन में काफी डेलिब्रेशन हुआ उनकी पॉलिसीज को लेकर। और अब आज उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ, हम करने को तैयार हैं, बट कुछ सर्टन कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। वो कंडीशन मीट करने के बाद में मुझको लगता है कि स्लोली अब सप्लाई की उम्मीद की जा सकती है। धीरे धीरे ये अब बादल छट रहे हैं, सप्लाई की इंक्रीज हो रही है और होती रहेगी। अब स्मूथ होते जाएगा सिस्टम, जहाँ होगा स्मूथ सिस्टम हो जाएगा, जहाँ उनका प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म उनका काम करने लगेगा। मुझको लगता है कि सप्लाई और बढ़नी चाहिए इसकी। अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया पिछले करीब ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख, 4 से 6 लाख की इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझको लगता है कि लॉजिस्टिक्स थोड़ा सा इसमें काफी एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ वेसल्स वो थोड़ी अभी एक चैलेंजिंग रहेगा कुछ 15, 20, 25 दिन में। अच्छा। तो अभी डेस्टिनेशंस के पास इतना मटेरियल नहीं है। भारत की मैं बात करूं तो एक अलग है, बाकी दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरी कंट्रीज की बात करें जो पाम के कंज्यूमर्स हैं, सब लोग ठीक है हैंड टू माउथ चल रहे थे। ओके। और वो इसलिए थोड़ा सा स्मूथ, धीरे धीरे स्मूथ टाइम लगेगा, लेकिन स्मूथ होते जाएगा वो आगे। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका डिटेल में इस खबर का इम्पैक्ट और इस खबर के बाद क्या होगा ये बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आज के बाजार की और शुरुआत करते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। और गोल्ड और सिल्वर में भी आप देखिए कि आज चांदी में तेजी ज़्यादा है, 780 रुपये चांदी के दाम बढ़ गए हैं। गोल्ड में 126 रुपये की तेजी है। अजय केडिया हमारे साथ हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, और मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी बताएं सर, चांदी पर ही पहला सवाल, पहले तो ये बताएं कि चांदी में हुआ क्या है, ये दाम चांदी के क्यों बढ़ रहे हैं गोल्ड से भी ज्यादा? नमस्कार मित्रों, डेफिनेटली अगर चांदी और सोने की बात करें तो यहाँ पे चांदी और प्रसिद्ध कर रही है। जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर रेशियो में फॉल देख रहे हैं, आज भी करीबन 1% का फॉल है और प्राइजेस करीबन 83 आ गए, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चांदी आउट परफॉर्म करेगी। इससे पहले हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ता है तो सोने में उछाल ज्यादा रहता है और रेशियो में भी उछाल रहता है। बट ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है, जिसका मतलब है रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न चल रहा है वो अब कूल ऑफ होते जा रहा है। और जब भी ऐसा कूल ऑफ होता है तो रिस्की एसेट लाइक क्रूड, बेस मेटल, इक्विटी और वहीं चांदी, यहाँ पे हम एक जंप देखते हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है, एक तो $22 का भी काफी इंपॉर्टेंट हर्डल था। पिछले 3-4 बार से हमने देखा कि $22 के ऊपर जा नहीं पा रहा था, और जैसे आज ब्रेकआउट आया हमने करीबन 2.25% की तेजी देखी है और 2240 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम देखें तो करीबन 62,500 का जो क्रिटिकल एक रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको तोड़कर 62,700-800 के करीब ट्रेड कर रही। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है कि अगला हफ्ता चांदी के लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 62,500 के ऊपर 64,000 तक के भी लेवल हम चांदी में आते हुए देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर। देखिए, बात करते करते चांदी की तेजी बढ़ गई, 900 रुपए से ज्यादा चांदी के दाम इस वक्त बढ़ चुके हैं। 912 रुपए की तेजी है।
62,705 ये चांदी का ताज़ा भाव है। आपको यहाँ पर बाइंग की राय दी जा रही है। गोल्ड पर आपका व्यू मनोज जी? गोल्ड में करीब 125 रुपए की मजबूती है। गोल्ड में कोई ट्रेड, अच्छा गोल्ड की तेजी भी बढ़ गई 160 रुपए। क्या किया जाए सर गोल्ड में? अनम्यूट कर लें मनोज जी। आपको आवाज आ रही है मनोज जी? आपको लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। अजय जी यही सवाल आपसे सर गोल्ड पर। सिमिलरली मुझे लगता है गोल्ड में काफी इंपॉर्टेंट रहा है फेड, बिकॉज जिस ढंग से हमने देखा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और हमने देखा पिछले महीने इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गई और मिनट्स के अंदर भी बताया गया है कि जून जुलाई में हम रेट बढ़ाएंगे। बट एक अच्छी चीज इसमें ये देखी गई गोल्ड के लिए कि सितंबर ऑनवर्ड्स या सितंबर के बाद में कोई रेट हाइक नहीं होगी। इन्फ्लेशन कंसर्न अभी भी बना हुआ है और डॉलर इंडेक्स में कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 102 का लेवल तोड़कर 101.60 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ये सभी कारणवश सोने को अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है 1850 के ऊपर और मुझे लगता है कि अब ये 1870 से 1890 की पूरी तैयारी कर रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पे 51,200 का एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में। मुझे लगता है करंट फंडामेंटल और साथ में जो ब्रेकआउट मतलब 50, 500, 600 से जो ये उठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगले 2-3 सेशन में या आज की भी बात करें तो मार्केट में कंटिन्यू तेजी बनेगी। तो आज इंट्राडे के लिहाज से करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है जो 51,300 का लेवल दिखाएगा और अगर 51,200, 300 के ऊपर आज की क्लोजिंग आ जाती है वीकली तो मुझे लगता है 51,850 का लेवल अगले हफ्ते बुधवार बृहस्पतिवार तक दिखा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में इस वक्त क्या करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड में आप देखिए कि ब्रेंट आज 118 तक पहुंचा है और ठीक ठाक तेजी हमने कल भी देखी क्रूड में। अब आज 118 के लेवल को टच करने के बाद वहां से नीचे आया है और करीब करीब 0.25% इस वक्त ब्रेंट नीचे है, 0.5% करीब नैमेक्स क्रूड नीचे है और 1% से ज़्यादा की गिरावट MCX पर कच्चे तेल में है। तो अजय जी ये जो अभी गिरावट की शुरुआत दिख रही है क्रूड में आज के लिए, ये बढ़ सकती है? बेचा जाए क्रूड को इस भाव पर, क्या किया जाए? बिल्कुल मिथुन जी, आज अगर इंट्राडे के लिहाज से अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो फ्राइडे भी है और मार्केट ने मॉर्निंग सेशन में हमने देखा कि $18-19 के करीब ब्रेंट दिखा चुका है और WTI भी मॉर्निंग में हमने $115 का लेवल छूता हुआ दिखा। यहाँ पे एक टेक्निकल पुल बैक है। मैं अगेन मंदी की नहीं करूंगा बिकॉज जिस ढंग से रशिया का आउटपुट में कमी है और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते यूरोप और रशिया के बीच में जो सैंक्शंस लगने हैं ये कहीं ना कहीं क्रूड को आगे जाके सपोर्ट करेगा। बट बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि क्रूड में बिकवाली बढ़ सकती है जो 8,600 से 8,650 तक का लेवल दिखा सकती है। वॉलिटिलिटी ज्यादा होने की वजह से हमें लगता है ऑप्शन के जरिए आप इसमें बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, जहां पे 8800 का पुट आप ले सकते हैं 360 पे, जो मुझे लगता है कि 560 तक का एक उछाल दे सकता है। नेक्स्ट कॉलर हितेश हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए हितेश जी। सर मेरा एक सवाल भी और एक निवेदन भी है सर। जी जी पूछें। जी निवेदन ये है सर कि इस शो का 15 मिनट लगभग सर समय बढ़ाया जाए ताकि दर्शक को ज्यादा फायदा हो सके सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सुझाव पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जाएगा और आपका धन्यवाद कि आप इस शो को देखते हैं और इस तरह का फीडबैक दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। जी निवेदन तो आपका सर सुन लिया गया है मतलब निवेदन तो नहीं, ये आपका फीडबैक और ये हमें अच्छा लगा और हमारा निवेदन आपसे है कि आप लगातार देखते रहें जी बिजनेस। अब सवाल पूछें सर। सर मैंने हल्दी दे रखी है 8,280 रुपए पे। 8,280 पे लिया है आपने? जी सर, 2 महीने का है टाइम सर, क्या रेट हो जाएगा? ठीक है, 8,280 पर आपकी बाइंग है टर्मरिक में। मनोज जी क्या मतलब इनको रुकना चाहिए अभी, क्या प्राइस इनको देखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये लेवल पे हल्दी को होल्ड करके चलना चाहिए। 7,800 का एक स्टॉप लॉस लगाए। इनका नजरिया 2 महीने का है तो मेरा मानना है कि फिर एक बार 8,500 8,600 तक के स्तर जो है हल्दी दिखा सकती है। ओवरसोल्ड है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 7,800 के आसपास प्लेस्ड है तो उसी का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरा मानना है कि 8,500 600 तक के जो स्तर है फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। वो लेवल पे मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर ऋषभ हैं मुंबई से। पूछिए ऋषभ। मेरा सवाल अजय जी से है, आने वाले 15 दिन में कॉपर का क्या व्यू है? मुझे फिजिकल बाइंग करना है।
आने वाले 15 दिन में कॉपर का, अच्छा टारगेट आप जानना चाहते हैं, 775 का भाव है कॉपर का इस वक्त। बताइए अजय जी। देखिए कॉपर में अगर हम देखें तो ये लीडर होता है पूरे बेस मेटल का। जिस ढंग से चाइना में अब मार्केट ओपन अप हो रहा है 1 तारीख से, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट तो पॉजिटिव, लेकिन जो डेटा पॉइंट यूएस, यूरोप और चाइना से आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेस मेटल को चढ़ने नहीं दे रहे थे। बट हमें लगता है कि चाइना ने जिस ढंग से स्टिमुलस पॉलिसीज में चेंजेस की और इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, कॉपर मुझे लगता है 770 का रेंज काफी अच्छा है। यहाँ पे एक छोटी बाइंग करके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है 790 से 95 का इमीडिएट टारगेट है। देखिए आगे के आउटलुक के लिए आपको 800 का टेक्निकल लेवल देखना है और साथ में चाइना की जो पॉलिसी इसको देखना है। तो मुझे लगता है 8-10 जून के आसपास हमें 790 से 800 के करीब मिल जाएगा। बट नेक्स्ट लेग जो रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में कैसा चाइना की पॉलिसी रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। तो इमीडिएट में तो 790-95 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉपर पर आपके लिए राय, तेजी की संभावना है, आप बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कपिल का है, पूछिए कपिल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा क्लियर था सवाल है, चने और गेहूं पर राय चाहिए थी। चना 6000 और गेहूं 3000 हो जाएगा क्या सर? चना 6000, गेहूं 3000, ऐसा क्यों सवाल पूछते हैं सर इस टाइम पे? एक तो वैसे ही महंगाई से लोगों की हालत ख़राब है, सरकार एक्शन पे एक्शन ले रही है, आप और डरा रहे हैं ये पूछ के। आप सोचिए कि अभी गेहूं 2300-2400 रुपये पे था तो बैन लग गया, 3000 पे जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। बताइए मनोज जी, क्या आउटलुक है आपका चना और गेहूं पे? नहीं, बिल्कुल अभी मृत्युंजय जी जैसा कि आप बता रहे हैं और वो भी न्यूज शो की शुरुआत में ही आपने बताया था कि गवर्नमेंट का एक्शन लगातार जारी है, तो कोई भी इसेंशियल कमोडिटी में अभी यहाँ पे तेजी की उम्मीद करके नहीं चलना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट के एक्शंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह से महंगाई को लेकर के गवर्नमेंट के स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग का नजरिया रखे, इन्वेस्टमेंट का नजरिया नहीं रखना चाहिए। ट्रेडिंग का नजरिया, इन्वेस्टमेंट का नहीं। चलिए महेंद्र हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए महेंद्र जी। टीवी का वॉल्यूम कम कर दें फिर पूछें सर प्लीज। पूछिए। हेलो जी पूछें, सुन रहा हूँ सर। मैंने आज सिल्वर लिए 62,300 में। अच्छा, वो अब सेल किया जाए और उसको रखा जाए? अब चलिए 62,300 पर आपकी चांदी बाइंग है, भाव है अभी 62,760 का। चलिए अच्छा ट्रेड है वैसे आपका, तो अजय जी होल्ड करें अभी? बिल्कुल, चांदी ने जिस ढंग से 62,200 62,500 का लेवल ब्रीच किया है, हमें लगता है 63,200 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। तो इनको इवनिंग सेशन के लिए होल्ड करना चाहिए। 63,100 के करीब मिले तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा, फिर हमारे साथ एक कपिल ही जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से, पूछिए। कपिल जी 2। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए सर। अभी मेरा जस्ट सवाल था थोड़ी देर पहले, चना 6000 और गेहूं। अच्छा, आप ही थे? अच्छा अच्छा, हमें लगा कोई दूसरा कपिल। तो मैं जस्ट मैंने अगेन कॉल किया क्योंकि सर मुझे ये समझ में नहीं आता, एक तरफ गवर्नमेंट किसान के लिए सोच रही है और कंज्यूमर के लिए सोच रही है। सर व्यापारी क्या करेगा सर इस बीच में? अगर कोई भी चीज व्यापार अगर बाइंग मंडी में करेगा, उसको आज 2 रुपए का प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो व्यापार कैसे करेगा? किसान तो केवल किसान के मतलब गवर्नमेंट तो केवल किसान के लिए और कंज्यूमर के लिए सोच रही, व्यापार के लिए क्यों नहीं सोच रही? व्यापारियों के लिए तो आप मतलब आप भी तो कंज्यूमर हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप कंज्यूमर नहीं, लेकिन व्यापार भी तो है सर इस ओवरऑल वर्ल्ड में। सब व्यापार भी तो चल रहा है। आपकी बात ठीक है और ये मुद्दा कई बार उठाया गया है, हमने खुद उठाया है, इसको लेकर डिबेट चलता रहेगा। लेकिन अब ठीक है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे होते हैं, कई बार इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं हालात को देखते हुए, ताकि हालात ज़्यादा ना आगे बिगड़ जाए, उसको देखते हुए भी कई बार डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल मार्केट में अभी हमने कॉपर की बात की मनोज जी, एल्युमिनियम और जिंक, ये 2 काउंटर अभी क्या ठीक है ट्रेड के लिए मेटल में? मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम और जिंक दोनों में से एल्यूमिनियम ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एलएमई वेयरहाउस की इन्वेंट्रीज है वहां लगातार जो है ड्रॉ डाउन देखने को मिल रहा है
और इन्वेंट्री के जो लेवल्स है वो रिकॉर्ड लोस पर पहुंचते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी के प्राइसेस है वो काफी हायर लेवल्स पर बने हुए हैं, जिसके चलते जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो भी प्रभावित हो रही है। जैसा अजय जी भी बता रहे थे कि जो चाइना में कोविड-19 की लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस 1 जून से ईज हो रहे हैं, तो वहां से भी डिमांड जो है वो देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि यहाँ एल्यूमिनियम में बाइंग करके चलना चाहिए 240 के स्तर पर जून कॉन्ट्रैक्ट में। 246 248 तक के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 237 का एक स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपके लिए एल्युमिनियम पर है। नेक्स्ट कॉलर सुनील है, पूछिए सुनील जी। सर नेचुरल गैस पे ये मेरे को 500 आएगा या 600 जाएगा सर? नेचुरल गैस में तो बहुत बड़ा एक्शन ऑलरेडी दिख चुका है। अभी देखिए बहुत तेज गिरावट आ गई नेचुरल गैस में, और इस वक्त 6%, ओहो 6% से ज़्यादा नेचुरल गैस गिर चुका है। कितना ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी। आप देखिए कि 700 के ऊपर इसी हफ्ते नेचुरल गैस गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 14-15 साल के बाद $9 के ऊपर, आज फिर तेज गिरावट। क्या कमेंट आपका अजय जी इस पर? बिल्कुल अच्छी कमोडिटी बोल सकते हैं वॉलेटिलिटी के लिहाज से, बट ट्रेडर भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि एवरेज मूवमेंट अगर हम देखें तो 8-10% का हो रहा है। बट आप देखिए जब तक आप फंडामेंटल को नहीं देखेंगे तब तक ये वॉलेटिलिटी ऐसे ही दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के चलते जो यूरोप सैंक्शन लगा रहा है रशिया पे, उसकी वजह से ये उम्मीद बताई जा रही है कि $10 तक का भी लेवल नेचुरल गैस दिखा देगी। गिरावट का कारण है वेदर कंडीशन और इन्वेंट्री डेटा जो कल आया था, जिसके चलते प्राइसेस में एक टेक्निकल पुलबैक लग रहा है। तो आई थिंक ये टेक्निकल पुलबैक जो है वो 630-35 तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट दैट डजंट मीन्स कि मार्केट में अभी भी गिरावट है, क्योंकि आप ये समझिए कि 70% तक का जो यूरोप का जो सप्लाई होता है वो रशिया से होता है, और सैंक्शन लग जाता है तो कहीं ना कहीं आगे जो डिमांड स्प्रिंग्स में बढ़ेगी और अगले सीजन से डिमांड बढ़ेगी, उसकी पूर्ति कैसे होगी। यूएस भी जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो टाइमिंग एक टेक्निकल करेक्शन है जो मुझे लगता है 630 तक का लेवल दिखा दे, बट अभी भी कंफर्मेटिव जब तक $6.5 के नीचे प्राइसेस वीकली बेस पे क्लोज नहीं करता है, मुझे पूरे फंडामेंटल्स के साथ लग रहा है कि $10 की भी तैयारी ये जून एंड तक दिखा सकता है। ओके, अगला सवाल है प्रहलाद का, चुरू राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, गुआर में तेजी आती है लेकिन टिकाऊ नहीं रहती है सर। गुआर रफ्तार कब पकड़ेगा सर? केडिया जी सवाल है। बताइए केडिया जी। बिल्कुल गवार बिल्कुल तेजी पकड़ेगा, लेकिन मई मंथ एक ऐसा रहा जिसमें हमने सभी एसेट क्लास में बड़ी गिरावट देखी, चाहे इक्विटी हो, चाहे एग्री, नॉन एग्री, चाहे हम क्रिप्टो की बात करें, सभी में गिरावट थी। उसमें से अब हम निकलते जा रहे हैं। आज 27 तारीख हो चुकी है। मुझे लगता है अगले हफ्ते से गवार में, जैसे आज भी हमने देखा 6000 के ऊपर प्राइस अच्छे से होल्ड है, तो इमीडिएट टारगेट तो 6180 का है, बट मुझे लगता है 10 से 15 जून तक की बात करें तो 400 तक का लेवल व्यू लेके चलिए, क्योंकि इस बार रिस्क काउंट में तेजी है, एक्सपोर्ट में अच्छी बढ़त है रुपये गिरावट के चलते, और नॉर्मल मानसून के चलते कहीं ना कहीं अदर क्रॉप से फार्मर की शिफ्टिंग है, कपास में खास करके। ये सब फैक्टर्स मुझे दिखता है कि 7 से 7,500 तक का लेवल आराम से गवार दिखने मिल जाएगा, तो बने रहिए गवार में। ठीक है, अमित हैं नेक्स्ट कॉलर। अमित जुड़ रहे हैं, पूछिए अमित जी। आप सुन रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। पूछिए पूछिए सर। नमस्कार, सुन रहा हूँ। पूछें सर, टीवी का वॉल्यूम कम करें फिर पूछें प्लीज। जी सर मेरा सवाल मेंथा ऑयल पे है। इस साल के लिए मेंथा ऑयल का भविष्य कैसा रहेगा? मेंथा ऑयल का भविष्य कैसा रहेगा? 1040 के आसपास मार्केट बंद हुआ है। बताइए मनोज जी, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप मेंथा फ्यूचर का? मेंथा ऑयल यहाँ पे रेंज बाउंड ही लगता है मृत्युंजय जी, जब तक ये 1140 है, यहाँ बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं लगती है। लेकिन जो डाउन साइड है वो भी केप्ड है। हमने देखा है कि 980-1000 के रेंजेस में जो है यहाँ अच्छे सपोर्ट्स जो है बार बार देखने को मिले हैं। तो 1140 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, अगर वो निकलता है तो फिर यहाँ 1250-1300 तक के भी जो स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन डाउन साइड यहाँ पे केप्ड है। गिरावट अगर आती है तो निचले लेवल्स पर खरीदारी करके चले, 980 के स्टॉप लॉस। ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेंथा पर। 1040 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है मेंथा का, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं और ढेर सारे सवालों के जवाब देने।